मॉर्निंग। अभी हम बीए प्रथम वर्ष के भौतिक भूगोल प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं अपर्दन चक्र की संकल्पना देख रहे हैं। अपर्दन चक्र में हमने पूर्व की क्लास में भी डेविस महोदय का अपर्दन चक्र का अध्ययन किया था। अभी हम देख रहे हैं पेंक महोदय के अपर्दन चक्र का अध्ययन कर रहे हैं। तो वाल्थर पेंक का जो भूआकृतिक मॉडल या अपर्दन चक्र का सिद्धांत है उसके बारे में हम देखते हैं। पेंक के भूआकृतिक विचारों का प्रकाशन 1924 में उसके मरणोपरांत हुआ। जर्मन भाषा में होने के कारण यह ध्रुव भाषा थी व साथ ही अंग्रेजी अनुवादकों द्वारा गलत ढंग से अनुवाद किए जाने के कारण इसे प्रारंभ में समझने में त्रुटि रही। पेंक के स्थल रूपों के विकास से संबंधित विचारों को सामूहिक रूप से आकृतिक विश्लेषण या भूआकृतिक तंत्र की संज्ञा दी जा सकती है। सिद्धांत का उद्देश्य। पेंक के भूआकृतिक तंत्र या स्थल रूपों के अध्ययन की योजना का मुख्य उद्देश्य बहिर्जात प्रक्रमों तथा आकृतिक विशेषताओं के आधार पर धरातलीय संचलन के विकास एवं इसके कारणों की कल्पना करना था। इसी प्रक्रिया को पेंक ने आकृतिक विश्लेषण की संज्ञा प्रदान की। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पेंक ने उच्चावच प्रकार या स्थल रूप संयोजन की संकल्पना का प्रतिपादन किया। प्रारंभ में ढाल के समानांतर निवर्तन को पेंक की मौलिक संकल्पना माना गया था, जो गलत व्याख्या थी। ढालों से संबंधित पेंक की मुख्य संकल्पना ढाल प्रतिस्थापन की है। सिद्धांत का संदर्भ तंत्र। पेंक के अनुसार किसी भी क्षेत्र में स्थल रूपों का निर्माण उसी क्षेत्र में होने वाली विवर्तनिकी क्रिया के संबंधित होता है। स्थल रूपों का विकास पेंक के अनुसार समय निर्भर न होकर समय मुक्त होता है। सिद्धांत की मान्यताएं। भूतल के किसी क्षेत्र की आकृतिक विशेषताएं धरातलीय संचलन एवं अनाच्छादनात्मक प्रक्रमों के बीच प्रतिस्पर्धा की प्रतिफल होती है, अर्थात अंतर्जात प्रक्रमों की तीव्रता व बाह्य प्रक्रमों के विस्थापन के अनुपात की द्योतक होती है। पेंक ने डेविस के समय आधारित सिद्धांत का विशेष विरोध किया तथा इस तथ्य का प्रतिपादन किया कि स्थल रूप विवर्तनिकी क्रिया तथा अपर्दन के मध्य के जो क्रिया होती है इनके मध्य के अनुपात का द्योतक होता है। पेंक ने स्थलखंड में उत्थान एवं अपर्दन के सहगामी बताया, अर्थात जैसे ही उत्थान होता है अपर्दन प्रारंभ हो जाता है। पेंक के अनुसार कठोर शैल वाली स्थान पर तीव्र ढाल वाली घाटी का निर्माण होता है, जो संक्रिय होती है तथा इसकी सापेक्षिक ऊंचाई अधिक होती है। कमजोर शैल के साथ मंद ढाल का निर्माण होता है, इसकी घाटी चौड़ी होती है तथा ऊंचाई कम होती है। पेंक की अपर्दन की संकल्पना। ज्ञातव्य है कि पेंक दुनिया में सबसे अधिक गलत समझे गए भूआकृति विज्ञानवेत्ता थे, क्योंकि ध्रुव जर्मन भाषा में इनके विचारों के प्रकाशन के कारण पेंक के भूआकृतिक विचारों को सही ढंग से नहीं समझा जा सका। परिणाम स्वरूप कई भ्रांतियां पैदा हो गई। अभी तक यह भी निश्चित नहीं हो सका है कि पेंक ने अपने भूआकृतिक सिद्धांत में चक्र शब्द का प्रयोग किया है या नहीं। पेंक ने अपने सिद्धांत में संभवतः डेविस की चक्रीय संकल्पना को नज़रअंदाज करने के लिए जानबूझकर अवस्था संकल्पना का प्रयोग नहीं किया। अवस्था के स्थान पर पेंक ने इंटीक्वोक्लुग शब्द का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य होता है विकास, और इन्होंने चक्र शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस नाम दिया है इसको। उत्थान से पूर्व स्थलखंड के लिए पेंक ने प्राइमारंभ नामावली का प्रयोग किया। यह स्थलखंड आकृति विहीन समतल प्राय धरातलीय भाग को प्रदर्शित करता है। पेंक के अनुसार स्थल रूपों के विकास में समय की कोई भूमिका नहीं होती। स्थल रूपों का विकास प्राइमारंभ में उत्थान के साथ प्रारंभ होता है। प्राइमारंभ का उत्थान विभिन्न दरों में संपादित होता है। प्रारंभ में उत्थान मंद गति से होता है और इस उत्थान की अवधि लंबी होती है। इसके बाद त्वरित गति से तथा बाद में समान दर से उत्थान होता है। अंत में घटती दर से उत्थान होता है और अंत में उत्थान समाप्त हो जाता है। इस दौरान स्थल रूपों का विकास निम्न प्रावस्थाओं से होकर गुजरता है। पेंक ने यद्यपि अवस्था शब्दावली का प्रयोग नहीं किया, इंटीक्वोक्लुग शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है विकास। और उन्होंने बताया सबसे पहले नंबर 1 पर अवस्था जो उन्होंने बताया उसका नाम उन्होंने बताया आफस्तीजिंडी
इंटीवक्लूग, जिसका अर्थ होता है बढ़ती दर से विकास की प्रावस्था या बढ़ती स्थल रूपों में बढ़ने की प्रावस्था, यानी इस समय इसमें स्थल रूपों में जो विकास होता है वो पॉजिटिव होता है, बढ़ते रहते हैं, ये इनकी ऊंचाई अधिक होती रहती है। इसका तात्पर्य होता है कि स्थल रूपों की तीव्र गति से विकास की प्रावस्था। प्रारंभ में स्थलखंड में मंद गति से उत्थान होता है, परंतु कुछ समय बाद उत्थान की दर अधिक हो जाती है। उत्थान के फलस्वरूप जलमार्ग, ढाल, प्रवाह, वेग एवं गतिज ऊर्जा में वृद्धि के साथ ही गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। इस तरह पेंक ने तरुण, प्रौढ़ व जीर्ण अवस्थाओं के वृद्धि के कारण नदियां तीव्र गति से घाटी गर्तन द्वारा अपनी घाटियों को गहरा करती है, परंतु घाटी की गहराई में वृद्धि की तुलना में उत्थान अधिक होता है, अर्थात निम्नवर्ती अपर्दन की तुलना में उत्थान अधिक होता है। घाटी गर्तन के कारण वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। चूंकि घाटी गर्तन की दर उत्थान की दर से कम होती है, अतः निरपेक्ष ऊंचाई में निरंतर वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार जल विभाजकों के शिखर व नदी की घाटी की तली के बीच दूरी निरंतर बढ़ती जाती है। घाटी गर्तन में सतत वृद्धि के कारण सापेक्षिक उच्चावच में भी लगातार वृद्धि होती जाती है। नदियों की घाटियों के पार्श्व ढाल उत्तल ढाल वाले होते हैं। लगातार घाटी गर्तन के कारण घाटी पार्श्व ढाल में भी सतत वृद्धि होती जाती है। समय के साथ अधिक उत्थान तथा अपर्दन के कारण प्राथमिक प्राइमारंभ पर अनेक सोपानों का निर्माण हो जाता है। विभिन्न तलों पर विकसित इन सोपानों को पिडमोंट ट्रेपेन कहा जाता है। इनमें से प्रत्येक सोपान का पिडमोंट चबूतरे के रूप में विकास हो जाता है। इन्हें पेंक ने पिडमोंट फ्लैश का नाम दिया है। ग्लिक फार्मिंग इंटीवक्लूग, जिसका अर्थ है समान दर से विकास। तो स्थल रूप में समान दर से विकास उत्थान की दर व निम्नीकरण के आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रावस्था ए में इस प्रावस्था में बढ़ती दर से विकास होता है तथा इसमें निरपेक्ष ऊंचाई में वृद्धि होती जाती है, क्योंकि उत्थान की दर अधिक होती है। जल विभाजकों के शिखर, नदी घाटियों के तल में ऊंचाई में वृद्धि होती है, परंतु पूर्व अवस्था की तुलना में कम। यद्यपि निरपेक्ष ऊंचाई अधिकतम होता है, परंतु सापेक्षिक ऊंचाई स्थिर रहता है, क्योंकि जल विभाजकों के शिखर तल में अवनयन की दर घाटी गहरा होने की दर के बराबर होती है। इसी कारण इस प्रावस्था के समान विकास की प्रावस्था कहते हैं। प्रावस्था ब, इस प्रावस्था में निरपेक्ष उच्चावच में न तो वृद्धि होती तथा न कमी होती, क्योंकि शिखर के निम्नीकरण व उत्थान की दर समान होती है। जितना उत्थान होता है उतना अपर्दन हो जाता है। सापेक्षिक उच्चावच भी स्थिर रहता है, क्योंकि शिखर तल के निम्नीकरण द्वारा अवनयन की दर घाटी के गहरा होने की दर के बराबर होती है। समानांतर निवर्तन के कारण घाटी पार्श्व ढाल अब भी सीधा होता है। इस तरह से यह प्रावस्था भी समान विकास वाली होती है, क्योंकि निरपेक्ष एवं सापेक्षिक उच्चावच दोनों स्थिर रहते हैं। प्रावस्था से स्थलखंड का उत्थान समाप्त हो जाता है। शिखर की ऊंचाई या निरपेक्ष उच्चावच कम होने लगता है, क्योंकि उत्थान का अभाव है, परंतु शिखर तल का निम्नीकरण जारी रहता है। परंतु सापेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है, क्योंकि शिखर तल की ऊंचाई में अपर्दन द्वारा अवनयन की दर निम्नवर्ती अपर्दन द्वारा घाटियों के गहरा होने की दर के बराबर होती है। इस कारण यह प्रावस्था समान विकास की प्रावस्था होती है। अब तीसरी जो प्रावस्था उन्होंने बताई है वो आबस्ती जिंडे इंटीवक्लूग नाम से बताई है, जिसका अर्थ घटती दर से विकास। तो आबस्ती जिंडे इंटीवक्लूग का अर्थ है स्थल रूपों की घटती दर से विकास की प्रावस्था। इस प्रावस्था में पार्श्विक अपर्दन निम्नवर्ती अपर्दन की तुलना में बहुत अधिक होता है, अतः घाटी के गहरा होने की तुलना में घाटी के चौड़ा होने की प्रक्रिया अधिक सक्रिय होती है। स्थल रूपों में प्रगामी ह्रास होता जाता है। निरपेक्ष ऊंचाई में तेजी से गिरावट होने लगती है, क्योंकि उत्थान तो समाप्त हो गया, परंतु जल विभाजकों के शिखरों की ऊंचाई में अधक्षय के कारण तेजी से कमी होती है। सापेक्ष ऊंचाई में भी तेजी से कमी होती है, क्योंकि जल विभाजकों के शिखरों की ऊंचाई में तेजी से अपर्दन के कारण से ह्रास होता है, जबकि जल मार्ग, ढाल एवं गतिज ऊर्जा में निहायत कमी के कारण घाटियों की तली का अपर्दन अत्यधिक कम हो जाता है। घाटियों के पार्श्व ढाल में अब भी समानांतर निवर्तन चलता रहता है। अब घाटी पार्श्व ढाल में 2 भाग होते हैं। इस प्रावस्था की अंतिम चरण में बासुन जैन में इतना ह्रास हो जाता है कि वे तीव्र ढाल वाली नुकीली शंक्वाकार पहाड़ियों में बदल जाते हैं, जिन्हें इंसेलबर्ग कहते हैं।
बास्तून जैन तीव्र ढाल होता है और हाल्डेन हेग मंद ढाल होता है। ये एक ही पहाड़ी के दो ढाल होते हैं। उसका ऊपरी भाग जो उसको बास्तून जैन बोलते हैं क्योंकि वो तीव्र ढाल वाला होता है, और जो पर्वत पदिया या पहाड़ी के पैरों के पास का जो भाग है उसका ढाल कम होता है, जिसको हाल्डेन हेग या वास ढाल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से पैंक का मॉडल जो है वो उनके द्वारा दिया गया और डायग्राम के माध्यम से भी इसमें समझाया हुआ है इसे। पैंक के मॉडल का मूल्यांकन, इन सेलबर्ग जो डेविस महोदय ने बताया था, हम मोनार्ड नोक, उन्हीं मोनार्ड नोक के सदृश इन सेलबर्ग बसते हैं छोटी छोटी पहाड़ियाँ, जिनको उन्होंने अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था का परिणाम बताया है। ध्रुव जर्मन भाषा में प्रकाशनता प्रारंभिक अंग्रेजी अनुवादकों द्वारा गलत अनुवाद में व्याख्या के कारण पैंक के स्थलाकृतियों के विकास मॉडल के प्रारंभ में सही व्याख्या नहीं हो पाई। पैंक के मॉडल सिद्धांत का अमेरिका में उसी निर्ममता के साथ में आलोचना की गई जिस निर्ममता से डेविस के चक्र की जर्मनी में। अमेरिकी भूवैज्ञानिकों ने पैंक द्वारा प्रस्तुत ढालों के समानांतर निवर्तन एवं भूपटल में सतत संचलन की संकल्पना पर विरोध प्रकट किया। ज्ञातव्य है कि प्रारंभिक अंग्रेजी अनुवादों में व्यक्त किया गया कि पैंक के ढाल के समानांतर निवर्तन में विश्वास था, परंतु बाद के अनुवादों में बताया गया कि पैंक ढाल प्रतिस्थापन में विश्वास करते थे। सारांश में पैंक के सिद्धांत को डेविस के सिद्धांत जितनी मान्यता नहीं मिली। धन्यवाद।